बजट में ऐलानों की, तो रीट को हम नहीं भूल सकते हैं। ऐसा ज़रिया जहां पर म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए आप निवेश करते हैं रियल एस्टेट में। प्रसाद सावंत, हेड ऑफ एडवाइजरी आईएफएल सिक्योरिटीज़, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसाद, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और रीट किस तरह की इंस्ट्रूमेंट है, इस पर तो हमने लगातार बात की ही हुई है, लेकिन अब जो बजट में इसका ऐलान हुआ है उसके बाद एक रीट इन्वेस्टर के लिए ये कितना और अट्रैक्टिव रह जाएगा या नहीं रह जाएगा, ज़रा इसकी समझाइश दें। पहले हमको ऐलान समझाएं आसान भाषा में। प्रसाद, क्या हुआ है? नमस्कार जी। कल्पना जी। सारे दर्शक और हमारे न्यूज़रों को अभी जो रिसेंटली जो बजट आया उसके अंदर रीट इन्वेस्टमेंट में एक छोटा सा चेंज आया। तो थोड़ा विस्तार में समझते हैं कि रीट इन्वेस्टमेंट में इसके पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता था उसमें तीन माध्यम से वो डिस्ट्रीब्यूशन होता था। पहला था इंटरेस्ट, दूसरा डिविडेंड और तीसरा था रीपेमेंट ऑफ डेब्ट। तो इंटरेस्ट जो है वो इसके पहले भी टैक्सेबल था। डिविडेंड तो आप सभी को पता है कि यूनिट होल्डर के हाथ में वो जो डिविडेंड है वो टैक्सेबल नहीं होता है। और इसके पहले रीपेमेंट ऑफ डेट के माध्यम से जो भी निवेशकों को डिस्ट्रीब्यूशन मिलता था वो टैक्सेबल नहीं था। बट इस साल से इस साल का जो बजट आया उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को भी टैक्सेबल कर दिया है, जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आपको दिखाना पड़ेगा। अभी यहाँ पर हमें देखना है कि जो तीन लिस्टेड हमारे पास रीट्स है, माइंडस्पेस, एम्बेसी एंड ब्रुकफील्ड रीट, ये तीनों रीट्स में कैसे इसका प्रभाव आएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो एम्बेसी और ब्रुकफील्ड रीट, ये दोनों रीट्स में सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डेट का होता है, जिसके अंदर हम आगे देख सकते हैं कि आपको मैक्सिमम जो टैक्सेबल टैक्स फ्री इनकम मिलता था वो अभी नहीं मिलेगा। तो 37 to 47% ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसमें अभी तक देखा जाए तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रीपेमेंट ऑफ डेट के तरीके से होता था। अभी आगे से जो टैक्सेबल हो जाएगा और जिससे आपका यील्ड जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1% से कम होगा। अभी हमारे पास अलग अलग ऐसे में तरह के निवेशक होते हैं जो हाँ हाँ, कल्पना जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। मुझे ये समझना था कि हम अब ये कह सकते हैं कि जो कमाई है निवेशकों की वो कम हो जाएगी इसमें, तो उसके बावजूद भी क्या ये आकर्षक एब्सोल्युटली, रहेगा? एब्सोल्युटली आकर्षक रहेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने हमारा जो फंडामेंटल कवरेज जिस पे बनाया हुआ है उसमें अभी भी हम लोगों ने जो टारगेट्स सेट की है वो बिल्कुल कम नहीं की है। उसका रीजन ये है कि अभी ये अनाउंसमेंट के बाद आपको एक्चुअली ये पर्टिकुलर तीनों रीट्स जो है वो थोड़े से 20 से 30 रुपए कम में मिल रहे हैं। थोड़ा सा निगेटिव सेंटीमेंट होने की वजह से कुछ जो HNI इन्वेस्टर्स थे वो इस पर्टिकुलर रीट से थोड़ा सा एग्जिट हो चुके हैं, बिकॉज फाइनली उनके लिए जो नॉन टैक्सेबल इनकम था वो भी टैक्सेबल हो चुका है। अभी यहाँ पर हमें देखना है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके लिए क्या है। तो उनके लिए डेफिनेटली ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का माध्यम उपलब्ध है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी आपको 7 to 12% का ओवरऑल रिटर्न बन सकता है। और जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जो देश बिल है, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स, वो अगर भारत सरकार की सदन में जल्दी पारित हो गया तो हमें इसके अंदर काफी अच्छा मूवमेंट दिखेगा। जैसे कि जो एम्बेसी ऑफिस रेट पार्क है उसका भी करंट रेट चल रहा है 307 से 310 रुपया। उसका हमने टारगेट रखा है 410 रुपया। फिर माइंडस्पेस और ब्रुकफील्ड, इन दोनों में भी यहाँ से हम लोग हमें 20% की डेफिनेटली एक मूवमेंट अपसाइड में देखने मिल सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए प्रसाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इस बड़े ऐलान को इतनी आसान भाषा में तमाम दर्शकों को आज समझाया। लेकिन हम शो को आगे बढ़ाएंगे और वक्त हो गया है सवाल जवाब